बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में सरकारी घरों की जांच पड़ताल में सैकड़ों मकानात को किराए पर दिए जाने की खबर मिली है। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स और मुकामी एजेंसी के जारी सर्वे में सरकारी घरों पर कब्जों, किराए पर देने और गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ हुआ है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाजुल हक। जबकि दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि पूरे मुल्क में बिलअमूम और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस टीबी का मर्ज तेजी से फैलने लगा है। ये वो मुताद्दी बीमारी है जिससे पिछले 2 साल में 6 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और पाकिस्तान दुनिया में टीबी के लिहाज से 5वें नंबर पर आ गया है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश। जबकि तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि पंजाब में पिछला कर्ज वापस ना करने के बावजूद 8 कंपनीज को दोबारा से कर्ज देने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी और फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी को कर्ज दिया गया है। जिन कंपनीज ने पहले कर्ज वापस नहीं किए उनको फिर से कर्ज दिए जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, इस पर बात करने के लिए हमें लाहौर से ज्वाइन किया है नवाज संगरा ने। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अंधेर नगरी चौपट राज है। जी हाँ, शहर इक़्तिदार में सरकारी घरों की जांच पड़ताल में सैकड़ों मकानात को किराए पर दिए जाने की खबर मिली है। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स और मुकामी एजेंसी के जारी सर्वे में सरकारी घरों पर कब्जों, किराए पर देने और गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ भी हुआ है। हालिया सर्वे में 8683 मकानात की पड़ताल में 333 मुकम्मल और 298 जुज़वी किराएदार निकले हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाजुल हक ने। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये सारा मामला है क्या और कैसे ये मामला सामने आया है। जी रियाज, बताएं। जी बहुत शुक्रिया फरजाना। हुआ ये कि काबीना में तकरीबन पिछले साल की बात है कि जो घरों वाला मामला है इस्लामाबाद के अंदर, जो ऑलरेडी हमारे पूरे मुल्क में जो घरों की शॉर्टेज है वो एक इशू तो है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और पिछले साल तक ये जो फिगर था जो जिसे कहते हैं जनरल वेटिंग लिस्ट, वो पहुंच गई 40,000 तक। यानी 40,000 ब्यूरोक्रेट्स जो मुल्क भर के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस्लामाबाद में हैं। 1 से 22 तक के जितने लोग हैं, जो 1 से 17 तक नीचे ग्रेड वाले 16 वाले नीचे वाले होते हैं, 17 से 22 तक जो CSS से पास होकर FPSC के थ्रू प्रॉपर आते हैं, जो ऑफिसर्स की रेंज आती है, सब के सब जो हैं उनमें तकरीबन 40,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो जनरल वेटिंग लिस्ट में थे। तो वज़ीर-ए-आज़म तक बात गई तो वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा तौर पर इसके सर्वे का हुक्म दिया और यहाँ मकामी एक एजेंसी है इंटेलिजेंस की, उनको भी कहा गया और जो हाउसिंग एंड वर्क्स है उनको कहा गया कि अब ये पता लगाएं ये क्या मामला है कि ये इतना ज़्यादा वो हो रहा है और शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो जब सर्वे आधे से ज़्यादा भी पहुंचा और हमारे तक जो है वो मालूमात पहुंची हैं और बड़े परेशान कौन और हैरान कौन फिगर्स आ रहे हैं, जिसमें तकरीबन अब तक 13 से 14 हज़ार जो इस्लामाबाद में घर हैं उनके सर्वे में तकरीबन 8,000 जो थे वो फाइनल कर लिए गए हैं। तो 8,600 जो 83 घर हैं उनका सर्वे किया गया। उसके मुताबिक 333 से ज़ायद जो घर हैं उनको किराए पे दे दिया गया है। और ये ऐसे ऐसे घर हैं जिसमें 1 से 17 क्या 1 से 22 तक के वो तमाम घर शामिल हैं। अच्छा। जिसमें यानी 2-2 कनाल के घर भी शामिल हैं, 5 मरले 3 मरले या 2 मरले के मकान तो होंगे ही होंगे। कनाल और 2 कनाल के घर भी ऐसे शामिल हैं जो किराए पे दिए हुए हैं, जो सब लेट किए गए हैं। और इसके साथ साथ तकरीबन 298 ऐसे हैं कि जो पार्शली सब लेट किए गए, यानी जुज़वी तौर पे आधे में वो खुद रह रहे हैं और आधा उन्होंने किराए पे दिया हुआ है। ये सरकारी घरों की इस्लामाबाद में सूरत हाल है। उसके अलावा तकरीबन 36 ऐसे घरों का जो है वो पता लगाया गया है जिसके मुताबिक उनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें F6 जैसे पोस्ट सेक्टर्स भी शामिल हैं। F6 जो ख़ास तौर पे जो 3 और 4 वाला इलाका है वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ की जो है वो तफसीलात सामने आई हैं। वो अगेन सबके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए भी हैरान कुन थी कि इतने सीनियर ग्रेड्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके घरों में भी इस तरह की जो मामलात हैं बिजनेस के और सब लेट करने के, किराए के देने के, वो शामिल हैं। इसके साथ साथ
1987 घर ऐसे हैं जिन्होंने इजाफी कंस्ट्रक्शन की है, यानी अच्छा। वो एक छोटा सा इलाका था, आगे ग्रीन जो एरिया था या जो लॉन वगैरह था जो घर से बाहर होता है, उस पे भी जो है ना वो पहले उन्होंने बाड़ लगाई, फिर उनके बाद थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की और उसके बाद उनको 1-2 कमरों में कन्वर्ट करके और उनको फिर वो किराए पे दे देते हैं, जहाँ पे एक छोटे से छोटे कमरे का भी 20 से 25 हज़ार रुपया किराया होता है। तो वो अगेन ये भी एक स्टार्टलिंग फिगर थी। और 314 के करीब घर ऐसे हैं जिसको खाली करवा लिया गया है अब तक जो सर्वे जा रहा है इसमें, लेकिन अब इसमें और भी तकरीबन 400-500 से ज़्यादा जो नंबर है उसमें इजाफे का इम्कान है। और 45 घर ऐसे हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं और तकरीबन 40,000 वेटिंग लिस्ट थी। और ये जो सफाई हुई है, जो सर्वे हो रहा है, उसके बाद तकरीबन जो वेटिंग लिस्ट है वो तकरीबन निस्फ रह गई है, यानी 23,000 के करीब घर जो है वो रह गए। और अभी ये सर्वे है ये मुसलसल जारी है और बड़ा एक रिगरस किस्म का हो रहा है। अच्छा रियाज, अभी तक के सर्वे की अगर हम बात करें और इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में कितने सरकारी मुलाजमीन हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी सरकारी घर मिलेगा? तकरीबन इस वक्त जो फिगर है वो 23,000, मैं एग्जैक्ट फिगर अगर आपको बताऊं वो 23,713 ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जो अपने घर का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकारी घर उनको मिलेगा। अच्छा। तो उसमें रहेंगे 23,000 मुलाजमीन हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। और इस तरह जो अब ये सबलेट किए गए, और ये वो फिगर्स हैं, आप समझें कि 30 से 40% फिगर्स भी नहीं है, अभी हम ज़रा एक निस्फ तक पहुँचे हैं। इससे ज़्यादा जब आगे का सर्वे होगा, मज़ीद जब कंप्लीट होगा तो हमारे सामने बहुत होशरुबा तफसीलात भी आएंगी इंशाल्लाह, वो भी हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे इस प्रोग्राम की तवस्सुत से। तो अब ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि हाउसिंग एंड वर्क्स पे हमेशा ये इल्ज़ाम आता रहा है कि जनाब वो लोगों को घर जारी नहीं करते, सियासी दबाव बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब अगर हालत देखी जाए कि जिन सरकारी मुलाजमीन को ये घर दिए गए, कई ऐसे घर हैं इसमें शामिल हैं, आप हैरान होंगे जानकर फरजाना, कि जो F6 में, G6 में, G7 में जो ज़रा पार्लियामेंट के और रेड जोन के करीब वाले जो सेक्टर समझे जाते हैं, उनके इदारे घरों के किराए भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो उन्होंने उस घर को पार्शली यानी जुज़वी तौर पे या पूरा जो है वो सबलेट कर दिया, किराए पे दे दिया और G10, 11 जाकर 10, 12, 20 किलोमीटर दूर जाके रह लिया और सस्ते घर में, और यहाँ पे 80, 90 हज़ार, 70 हज़ार, 60 हज़ार पे किराए पे घर दे दिया, 20 हज़ार पे जाके रह लिए, 50 हज़ार, 40 हज़ार रुपये बचा लिया। इस तरह की जो है ये सरकारी मुलाजमीन इस तरह की जो है वो हरकतें कर रहे हैं। और इसमें अगेन 1 से 22 तक के जो लोग भी शामिल हैं और बहुत से लोगों का डेटा। सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है ना कि क्या सरकारी जो घर हैं उन पर कब्जा करना इतना आसान है या फिर उन पर तामीरात करनी इतनी आसान है, वो भी इस्लामाबाद जैसे शहर में? अब अगेन इसमें अगर इसकी तफसील में जाएंगे तो इस्लामाबाद जैसे शहर में जो आज से अगर मैं कहूँ कि 10-15 साल पहले तक बहुत मुख्तलिफ था, अब तो बहुत सी वजूहात की बिना पर कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है और जो रेगुलेशंस वगैरह हैं उस तरह की नहीं है, नए सेक्टर्स नहीं बन रहे, ग्रीनरी का जो एक कवर होता है, फॉरेस्ट कवर जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो उसमें जो CDA का जो असल काम होना था या किसी हद तक पिछले एतवार थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के, उसमें ज़रूर उन पर यह इल्ज़ाम आता है कि एक अरसे तक इन चीज़ों को नहीं देखा गया। अब जो मैनेजमेंट आई है वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़ाहिर दिहाइयों का जो सारा कुछ था, ये गंद था, उसको साफ करने में वक्त लगेगा। लेकिन ये अब आपकी वाली बात इस्लामाबाद से जब आप दूर बैठे सवालिया निशान नहीं बनता शहर इक़्तिदार, और वहां पर ये तमाम मामलात अगर होंगे तो फिर देखा जाए, हमने तो यही देखा है यहाँ पर सबसे ज्यादा चेक एंड बैलेंस होता है, तो कहाँ गया वो चेक एंड बैलेंस? फिर मैं अभी यही बात मुकम्मल कर रहा था कि इस्लामाबाद से दूर हों तो समझते हैं कि पता नहीं इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार है तो पता नहीं यहाँ पे किस तरह की पॉलिसीज़ और क्या कुछ होंगी। बहुत कुछ बदल गया यहाँ पे। ब्यूरोक्रेसी में ऐसी काली भेड़ें शामिल हैं जिन्होंने इस तरह के सर्विस को होने नहीं दिया, और इस तरह के जो किराए पे घर हैं या उनकी जो एक्सटेंडेड जो इंक्रोचमेंट करके कंस्ट्रक्शन की गई है, इस तरह के सर्विस को रोकने की कोशिश की गई। तो पिछले साल बाकायदा इसकी मंजूरी दी, आगे ये बड़ी जो है वो जांफिशानी के साथ जो ऑफिसर्स हैं इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में, वो इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ एक सर्वे से ये काम नहीं चलेगा, बल्कि इस सर्वे के बाद जब ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से ये कहा गया था कि इस सर्वे का बाकायदा तौर पर ये डिटेल जो है ये काबीना के साथ शेयर होंगी। तो मिनिस्ट्री जो है इस पर काम कर रही है, लेकिन इसके बाद आगे का अमल हो कि इस सारे मामला को, बिजनेस की जो चीज़ें इसमें हो रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या जो लोग जिन्होंने
स्टे ऑर्डर कोर्ट से ले लिए हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और वो रिटायर्ड भी हो गए हैं और वो उन्हीं घरों में रह रहे हैं, और आगे किराए पे भी दिए हैं कुछ हिस्से उनका जो है वो सद्देबाब होना चाहिए। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। जो 23,000 लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं सरकारी मुलाजमीन कि इस्लामाबाद जैसे महंगे तरीन शहर में उनको अपना घर सरकारी मिलेगा, वो रह सकेंगे, उनके जो है वो ख्वाब बढ़ाएं और उनको भी मौका मिले कि वो इस्लामाबाद में अपना घर जो है वो उसमें रह सकें। लेकिन इसके लिए वजारत और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म को इसका सख्ती से नोटिस लेना होगा और इस मामले को मज़ीद आगे रिगरसली देखना होगा ताकि सख्ती से इन मामलों से निपटा जाए और सियासी असर रसूख से बचा जाए। अच्छा रियाज, ये जो सर्वे आया है आपने हमें बताया कि जो रिहायशी घर थे उनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी, जो कमर्शियल सरगर्मियां चल रही थी, तो अब उसका क्या हल निकाला गया है? उसका हल तो यही निकाला गया है कि उनकी डिटेक्शन हो गई है और उसके बाद उनकी कंटेनमेंट की तरफ जाया जाएगा। जो उन घरों में रह रहे थे उन पे जुर्माने के हवाले से सारी चीज़ें अभी असेस हो रही हैं कि अच्छा। मिनिस्ट्री इनको किस पैराए से देखेगी। लेकिन यकीनी तौर पे ये एक इलीगल काम भी है, अनएथिकल तो है ही है। एक सरकार ने आपको घर भी दिया हुआ है, ऊपर से आपने ना सिर्फ किराए पे दिया हुआ है बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी उसमें हो रही हैं। तो ये अगेन एक मेरा ख्याल है कि इस पर वजारत जो हाउसिंग एंड वर्क्स है इनको एक सख्ती से इसका एक TORs तय करनी चाहिए कि इस तरह के घरों में अगर जो रह रहे हैं अगर उनको घर अलॉट होगा तो उससे पहले इन चीज़ों पे साइन करेंगे। कुछ चीज़ें बड़ी वेग सी मौजूद हैं, लेकिन करंट मैनेजमेंट जो बेहतरी से लोगों के इन इस सारे मामलात को सरकारी घरों के चीज़ों को देख रही है, उनको इस चीज़ का सेक्रेटरी के साथ और वजीर के साथ मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि इसका अगर हल ना निकला तो ये चीज़ चलती रहेगी। तो इस वक्त ये मौका है कि लोहा गर्म है, इस पे कार्रवाई की जाए ताकि इस्लामाबाद जैसे शहर में जो सरकारी घरों का इतना बुरा हाल हो गया है इस मामले को रोका जाए और जो हज़ारों लोग वेट कर रहे हैं उनकी हक तलफी ना हो। अच्छा रियाज, एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही थी, बाय लॉ अगर देखा जाए तो ये जो सरकारी घर हैं क्या ये किराए पर दिए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार ये आपको देती है और ये आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए होता है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ पे इस तरह ये काम नहीं कर सकते। और हम जब यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम जब हॉस्टल्स वगैरह देखते रहे तो मुझे याद है कि कुछ जगहों पे G6-7 सेक्टर्स में हमें जाना पड़ा। तो ये तकरीबन शायद 2011-12 की बात है कि हम जब कुछ घर देखने गए तो इतने छोटे घर थे कि शायद उसमें एक बेड मुश्किल से, यानी कमरे थे, एक बेड मुश्किल से आ सकता, उसके साथ छोटा अटैच वॉशरूम, और वो 15 से 20 और 25 हज़ार उनके किराए थे। और अब वो किराए जो है वो 40-40 हज़ार रुपए तक पहुंच चुके हैं। तो अच्छा। कानूनी तौर पे और सरकार के अगर आप मुलाजिम हैं तो आप तो वैसे भी कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर आप ये तो बिजनेस में भी शामिल हो रहे हैं, दूसरा सरकार की जमीन आप अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन ये एक बहुत बड़ा दूसरा जुर्म भी है। बिल्कुल रियाज, हमारी इत्तलात के मुताबिक तो ये बात सामने आई है कि सैकड़ों रिहायशी घरों को किराए पर दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, सैकड़ों जो है वो घरों को दिया हुआ है और जिसमें पार्शली भी हैं और जिसमें मुकम्मल तौर पे भी दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि पूरे पूरे घर जो हैं वो इन्होंने सबलेट किए हुए हैं, किराए पे दे दिए हैं और उसके बाद वो दूर कहीं शिफ्ट हो गए कम किराए वाले घरों में कहीं रहकर, सरकार वाली रिहाइश छोड़कर। और जस्ट बिकॉज के आपको जो है वो चंद हज़ार पैसे मिल जाएंगे, आपने सरकार के दिए हुए अमानत के साथ खयानत की है और आप उसको जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, उनकी नाम की तफसीलात तो ज़ाहिर है वजारत ही जारी करेगी, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, जिसमें सियासतदान शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, जो इस सारे अमल को अलाउ करते रहे, होते रहे। उनकी कॉल्स आती रही हैं वजारत को, वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स को, कि ये घर इनको अलॉट कर दिया जाए। आउट ऑफ टर्न लोगों को घर अलॉट होते हैं और जो बेचारे वेटिंग लिस्ट में वो इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये ज़ाहिर है एक हक तलफी भी है, सरकार के जो आपके पास अमानत है उसका गलत इस्तेमाल भी है, अनएथिकल भी है, इलीगल भी है और ये बदयांती भी है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। रियाज, एक और बात ये बताइए कि हुकाम की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या कोई रिकवरी सामने आई है, कितने घर खाली करा लिए गए हैं जो किराए पे दिए गए थे? इसमें जो फिगर्स हैं उस पे तो हुकूमत जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि ये जो फिगर्स आए थे इसको जो है वो तकरीबन अब तक जो
तकरीबन जैसे मैंने शुरू में कहा कि 333 के करीब ऐसे थे जो मुकम्मल घर थे, वो सब के सब किराए पे लगे हुए, और इस्लाम जो जो जुज़वी तौर पे थे वो भी तकरीबन 298 यानी 300 के बराबर हैं। तो अब तक 314 के करीब ऐसे हैं, यानी तकरीबन 600 का अगर फिगर है तो 314 उसमें जो है वो खाली करवा लिए गए हैं। और बाकी कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अदालतों में भी चले गए हैं। कुछ लोगों ने अपनी मजबूरियों का जिक्र कर दिया गया, कुछ को टाइम दे दिया गया, कुछ को 45 के करीब जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन भी हैं। उनको मुख्तलिफ हवालों से देखा जाएगा कि क्या वो आइंदा इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो घर तो उन्हीं को अलॉट होते हैं ना जो बड़े अफसर होते हैं। तो इन बड़े अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से निपटा जाएगा इनसे? इसमें 1 से लेकर 22 ग्रेड तक के तमाम लोग शामिल हैं, जिससे टाइप A, B, C जो है वो E, F इस तरह के घर शामिल होते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरी के होते हैं, ग्रेड वाइज आपको मिलते हैं। तो इसमें ज़रा छोटे बड़े सब शामिल हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसे हुआ है कि बड़े लोगों की आशीर्वाद से भी हुआ है। तो अब वजारत एक मैकेनिज्म पूरा तैयार कर रही है कि आइंदा से जब घरों की इस तरह की वायलेशंस उसमें आएंगी तो उसको लेकर हमने ना सिर्फ ये करना है कि इस तरह के जो लोग पाए जाते हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी होगी। उनके जो जहाँ से आए हैं, जिस इदारे में वजारत में काम करते हैं, चाहे वो ऑटोनमस है, चाहे वो किसी वजारत का डिवीज़न वगैरह है, तो उसके अंदर उनके जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं उनको भी आगाह किया जाएगा। डिसिप्लिनरी जो एक्शन है उसके हवाले से बात की जाएगी। और कुछ जगहों पर यह भी बात चल रही है कि उनकी जो पर्सनल फाइल है उनके अंदर भी इस तरह की चीज़ों को डाला जाए, तो जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये डिटरेंट के तौर पर काम करे कि हम इस तरह की कोई चीज़ आंधा ना करें जो हमारे करियर पे धब्बा बन सके और हमारे लिए बदनामी का बाइस बने। तो ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है और वजारत इन चीज़ों को निपटाने की कोशिश कर रही है। और शायद ये बहुत अरसे बाद है। क्या रियाज मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम को रोकने के लिए क्या करने जा रही है हुकूमत, और हुकूमत के कौन से इकदाम हैं जो उसे करने चाहिए जिससे कम से कम शहरी इक़्तिदार तो महफूज हो? जैसा मैंने कहा कि ये 4-5 जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की कि मिसाल के तौर पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ जो जिसे डिसिप्लिनरी एक्शन कहा जाता है वो हो, और उनकी पर्सनल फाइल में इस तरह की चीज़ें डाली जाएं। फिर उसके अलावा इस तरह के घर उनको अलॉट होते हैं, वो वायलेशंस में जो है वो पाया जाता है उनको किस तरह की वायलेशन थी, उसके बाद उनको वार्निंग भी दी जाए और उनको बाकायदा तौर पर आइंदा इस तरह के घरों की जो अलॉटमेंट है उसके हवाले से भी कुछ बार्स वगैरह कुछ शराइत रखी जाएंगी। तो उस तरह जो ग्रेड 1 से 22 तक की जितने लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ किराए पे इन घरों को दिया हुआ है, कमर्शियली जो है अलाउ किया हुआ है, इन सब चीज़ों को जो है वो रोका जाएगा। और इसके लिए जैसे मैंने कहा कि अभी हम कोशिश करेंगे कि अगला हमारा प्रोग्राम हो चंद हफ्तों में तो मजीद तफसीलात हम सामने लाएं कि वजारत इसके लिए ओवरऑल क्या TORs बना रही है उन चीज़ों को देखते हुए, ताकि मजीद जो है गलत इस्तेमाल रोका जाए। कुछ करना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो बड़ा ही गंभीर मामला है। सरकारी रिहाइशगाहें जिन्हें किराए पर दिया जा रहा है उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, सबको होश करनी चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर यह है कि पूरे मुल्क में बिलअमूम और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस टीबी का मर्ज तेजी से फैलने लगा है। ये वो मुतादी बीमारी है जिससे पिछले 2 साल में 6 लाख अफराद मुतासर हुए हैं और पाकिस्तान दुनिया में टीबी के लिहाज से 5वें नंबर पर आ गया है। ये तादाद बढ़ती ही चली जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा में टीबी से मुतल्लिक आगही ना होने के बराबर है। अक्सर औकात जब इस बीमारी की ज्यादा अरसे तक तशखीस नहीं होती तो ये जानलेवा हो जाती है। करोड़ों और अरबों रुपए के गैर मुल्की फंड्स आते हैं, लेकिन मुस्तकिल प्रोग्राम्स ना होने के बावजूद इस मर्ज से कई अशरों में भी छुटकारा नहीं मिल सका है। ज्यादातर खवातीन और बच्चे इस बीमारी का निशाना बन रहे हैं। इस बारे में हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश ने काफी काम किया है, उनसे इस बारे में मजीद तफसील लेते हैं। अच्छा मुमताज, सबसे पहले तो ये बताएं हमें कि पाकिस्तान में टीबी के मरीजों की कुल तादाद कितनी है, और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो उसमें मर्ज की शिद्दत क्या है? शुक्रिया फरजाना। असल में टीबी का जो मर्ज़ है, हमारी बदकिस्मती ये है कि सालों साल से बल्कि कई दहाइयों से इस पे हम काम करते आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये अभी तक इस मर्ज़ का ख़ात्मा नहीं हो सका। कई एक ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ लोग टीबी को पहचानते तक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जहाँ कई दहाइयों से इस पर काम जारी है, कई प्रोग्राम चले हैं, लेकिन ताहाल टीबी का मर्ज़ मौजूद है।
और आपने तादाद की बात की तो एक अलमिया तो यहाँ ये भी है कि यहाँ रजिस्टर्ड मरीजों की जो तादाद है उसकी असल तादाद जो है वो इससे कई गुना ज्यादा है। अच्छा। पाकिस्तान में हर साल 7 लाख के करीब टीबी के मरीज सामने आते हैं एक अंदाजे के मुताबिक, लेकिन 7 लाख में से सिर्फ निसफ ऐसे मरीज हैं कि जो रिपोर्ट हो जाते हैं और वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जहां हालत है वो ये है कि सालाना सिर्फ 50,000 केस जो हैं वो रजिस्टर्ड दिखाए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ जो टीबी के मरीजों की तादाद है वो 90,000 है, लेकिन अगर दीही आबादी को देखा जाए तो ये तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जिसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं, क्योंकि अक्सर मरीज़ ऐसे हैं कि जो बग़ैर किसी तशख़ीस के इधर उधर फिर रहे होते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ये टीबी का मरीज़ है और ये किस किस्म का इलाज कर रहा है। और पिछले 2 साल में टीबी से 6 लाख अफराद जो है मुतासर हुए हैं। ये वो तादाद है कि जो रजिस्टर्ड है। बच्चों समेत मुल्क में तकरीबन 22 लाख अफराद जो हैं इस वक्त जो इस वक्त मौजूद हैं वो टीबी के मरीज़ हैं। और यहाँ मैं ये बात भी फरजाना बताता चलूँ कि दुनिया भर में टीबी के जितने मरीज़ हैं उसमें 61% जो मरीजों का जिम्मेदार है वो पाकिस्तान ही है। अच्छा। यानी 61% मरीज उसके पाकिस्तान में पाए जाते हैं और ये बोझ पाकिस्तान ही उठा रहा है। और टीबी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है। लेकिन रियाज गैर मुल्की फंड्स भी आ रहे हैं और मुस्तकिल प्रोग्राम्स भी इस हवाले से मुरतब किए जाते हैं, तो क्या वजह है कि रोज बरोज इन में इजाफा ही होता चला जा रहा है टीबी के केसेस में? बिल्कुल फरजाना, इसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं, चूंकि यहाँ पे अक्सर जो इलाके हैं वो नाकिस हवादार है, मतलब हवादार नहीं होते, गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पे ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा है। सेहत की सहूलियात का फुकदान है। इसके अलावा टीबी से मुतालिक आगाही ना होने के बराबर है। और जो सबसे बढ़कर एक मसला है वो ये है कि जब क्लिनिक में कोई मरीज़ चला जाता है तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है तो वो उसको तरह तरह के टेस्ट लिख देता है, उसको एंटीबायोटिक्स लिख देता है, उसको मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात तजवीज़ करता है, लेकिन वो पहले मरहले में उससे ये नहीं कहता कि सबसे पहले वो टीबी का टेस्ट करवाए और टीबी के टेस्ट के बाद ही उसका बाकी इलाज किया जाएगा। इसकी वजह ये होती है कि वो मरीज़ जो है 2-3 दफ़ा उसकी क्लिनिक चक्कर लगाता है तो उसकी फ़ीस भी खरी हो जाती है और उसके अलावा जो अद्वियात हैं वो भी उसको मिल जाते हैं। वो और बात है कि उसकी तशख़ीस जो है वो चंद माह बाद फिर उस वक्त हो जाती है जब वो या तो इब्तिदाई स्टेज के आखिरी मरहले में होता है या फिर दूसरे या तीसरे मरहले में जब वो चला जाता है तो फिर उसका इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो वजह यह है। दूसरी बात यह है कि जो आगाही का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता कि टीबी के अलामात क्या हैं, टीबी से कैसे बचा जाए और टीबी का इलाज किस तरह से किया जाए। अच्छा, यहाँ अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि इस हवाले से फिर क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि टीबी की रोकथाम के लिए? जी बिल्कुल, पेशावर में तो इकदाम किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो है कुछ अर्सा पहले मोबाइल वैन्स का एहतमाम किया गया और ये दावा किया गया कि 1.5 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं मोबाइल वैन के ज़रिए उनकी तशख़ीस की गई। लेकिन कहाँ पे हुई वो मोबाइल वैन? सच्ची बात यह है कि अगर आप पूछें तो बहुत कम ही नज़र आते हैं और वो हर जगह पे नहीं पाए जाते। जहाँ पे टीबी के मरीज़ ज़्यादा होते हैं, चाहिए है कि वहाँ पे ये वैन्स जो है नज़र आए और लोगों में आगाही फैलाए, लेकिन इस किस्म के कोई इकदाम जो हैं वो नज़र नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि नताइज बरामद नहीं हो सके अभी तक। जी बिल्कुल, एक चीज़ एक और भी है कि टीबी के मरज़ के बाद जो मरीज़ होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इन टीबी के मरीज़ों के डिप्रेशन के लिए अब तक कोई इकदाम नहीं किए जा चुके हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक गैर मुल्की यूनिवर्सिटी की मदद से हाल ही में 1.74 अरब रुपये का मंसूबा शुरू किया है और उसमें कहा यह जा रहा है कि 2026 तक जो जितने भी टीबी के मरीजों के डिप्रेशन का इलाज हो इस प्रोग्राम के जरिए किया जा सकेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुल्क में 1500 से जायद जो सरकारी और निजी मराकज़ हैं और 15,000 से जायद जनरल फिजिशियन है वो मुफ्त सहूलियात तो ज़रूर फराहम कर रहे हैं, लेकिन इन सहूलियात तक रसाई के लिए आगाही होनी चाहिए और लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि उनमें टीबी की अलामात हैं और इन अलामात की रोशनी में ही वो इन
मराकज़ का विजिट जब करें तो उनका इलाज शुरू हो जाएगा। अक्सर औकात देखा गया है कि बड़े अस्पतालों में टीबी की मरज़ का इलाज तजवीज़ नहीं करते, पर वो उनको इन टीबी के मराकज़ में भेज देते हैं। इन टीबी के मराकज़ में इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरीन इलाज होता है और उनकी तशख़ीस भी हो जाती है और फौरी तौर पर जो मरीज़ आते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले जब मरीज़ की हालत बिगड़ जाती है तो फिर उस टीबी का जो इलाज है वो मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे फरजाना एक और जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो ये है कि इस टीबी की मरज़ का जो इलाज है वो तकरीबन 6 माह का इलाज होता है। लेकिन मसला ये होता है कि 6 माह के दौरान अगर मरीज़ इलाज छोड़ देता है, वो गोलियां और वो जो उसके लिए जो नुस्खा डॉक्टर ने तजवीज़ किया होता है वो अगर अधूरा छोड़ देता है तो वो फिर जब दोबारा शुरू करता है तो उस पर वो जो अद्वियात होती हैं वो बेअसर हो जाती हैं। उससे एक और टीबी लाक हो जाता है जिससे MDR कहते हैं। MDR का मतलब ये है कि ये अद्वियात के खिलाफ जो मुज़ाहमत रखने वाली टीबी है, ये बीमारी उसे लाक हो जाती है और इसका इलाज फिर मुश्किल हो जाता है। उसे फिर मजीद काफी अरसे तक इलाज करना पड़ता है। अच्छा, अब मुमताज, हमारे मुताबिक जैसा कि मैंने अभी जिक्र भी किया था कि अच्छी खासी फंडिंग होती है इसके सदेबाप के लिए, तो अब अगर हम बात करें तो फंडिंग की क्या सूरत हाल है? मसला जो है वो मजीद संगीन हो जाता है और बाज़ औक़ात उसकी जो टीबी की हालत है वो इतनी बिगड़ जाती है कि वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इसलिए ये जो टीबी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ये खांसी छींक के ज़रिए ये छोटे छोटे जो कतरे मुंह से खारिज होते हैं इससे बआसानी फैल जाता है और ये न सिर्फ फेफड़ों को मुतासर करता है बल्कि पेट, हड्डियों और आसाबी निज़ाम को भी बुरी तरह मुतासर कर सकता है। अच्छा मुमताज़, ये बताएं, हमारी इतलात के मुताबिक जैसा कि मैंने अभी जिक्र भी किया था कि अच्छी खासी फंडिंग की जाती है टीबी के सदेबाप के लिए, तो अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो क्या सूरत हाल है फंडिंग की? जहाँ तक फंडिंग की सूरत हाल है तो आलमी फंड ने साल 2026 तक मुश्तरका तौर पर असल में टीबी के साथ जो HIV है, मलेरिया है, उसकी लिए भी फंडिंग की जाती है। तो तकरीबन $28 मिलियन जो है उसकी इमदाद दी है और इससे जो जितनी भी मतलब उसकी तशख़ीस से लेकर उसके इलाज तक की जितनी भी अखराजात हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा भी जो टीबी के बाद जो डिप्रेशन का मरीज शिकार हो जाते हैं तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक गैर मुल्की यूनिवर्सिटी के ताउन से एक प्रोग्राम शुरू किया है ताकि उन मरीजों के डिप्रेशन का इलाज हो। उस पर 1.74 अरब रुपए का मनसूबा है जो 2026 तक मुकम्मल होगा और इस मनसूबे के तहत जितने भी टीबी से मुतासिरा जो डिप्रेशन के मरीज हैं उनका इलाज किया जाएगा। तो जो फंडिंग है वो तो काफ़ी हो रही है और जो मुल्क में जो मुफ्त सहूलियात हैं टीबी की वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ डिस्पेंसरियाँ और फिजिशियंस इन मराकज़ में मौजूद होते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने जिक्र किया कि असल मसला जो है वो ये है कि मरीज को ये पता चल जाए कि उससे जो अलामात हैं वो टीबी ही की हैं। टीबी की जो तशख़ीस के लिए जो टेस्ट है वो फौरी तौर पर हो, वो चूँकि अक्सर सरकारी अस्पतालों में नहीं होता, उसके लिए डिस्पेंसरीज और जो टीबी के मराकज़ हैं उधर जाना पड़ता है और उधर जब मरीज चले जाते हैं तो या तो भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये सिम्टम्स टीबी के ही हैं और फौरी तौर पर वो टेस्ट करवाया जाए। असल में सूरत हाल ये है कि जब मरीज को इस किस्म की तकलीफ होती है, खांसी या इस किस्म के सीने की दीगर जो तकलीफ होती है, तो वो उसके लिए ज़ाहिर है फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का सहारा लेने के लिए वो उसके क्लिनिक जाता है। उसके क्लिनिक वो तब उसके लिए टीबी की तशख़ीस के लिए टेस्ट लिख देता है कि जब 2-3 दफ़ा वो विजिट कर चुका होता है। इतने में 2-3 महीने गुजर चुके होते हैं और उस मरीज की हालत मज़ीद बिगड़ी होती है। तो बाद में वो चूँकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है वो अपने तौर पर इलाज करता होता है, वो चूँकि टीबी से ज़्यादा नावाकिफ नहीं होता और न वो टीबी का जो इलाज है वो रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। चूँकि इसके अपने मराकज़ है टीबी मराकज़ में, तो उसको टीबी के मरकज़ में भेज देता है। टीबी के मरकज़ में जब चला जाता है तो उधर ही उसकी जब उसका वो टेस्ट होता है तो उधर ही पता चल जाता है कि उसको किस मरहले की टीबी की बीमारी जो है वो लाक हो चुकी है। एक दफ़ा जब तशख़ीस हो जाए तो उसके बाद फिर 6 महीने उसका इलाज करवाना पड़ता है। अगर 6 महीने में इलाज वो अधूरा छोड़ दे तो फिर जिस तरह मैंने जिक्र किया जो MDR टीबी है, जो अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत रखने वाली टीबी है, वो लाक हो जाती है, फिर उसका इलाज काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यही सूरत हाल है जिसकी वजह से जो क्लिनिक्स है उसमें बेहतर इलाज नहीं हो पाता। टीबी के मराकज़ ही हैं जो पूरे मुल्क में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ इलाकों पे, खुसूसन उन इलाकों में जहाँ पे टीबी का मरज़ ज़्यादा है वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो असला मसला है वो तशख़ीस का है। बर वक्त तशख़ीस न होने से काफ़ी मरीजों की हालत बेहतर ख़राब होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे। मुमताज़, हमने सुना था कि टीबी जो है वो गरीबों का मर्ज़ है, तो क्या अब भी ऐसी सूरत हाल है कि ये मर्ज़ जो है वो गरीबों को ही लाहिक होता है?
कुछ अर्सा पहले तक तो ये बात सही थी, लेकिन अब ये गरीबों का मर्ज नहीं रहा। अब ये उन इलाकों में भी हैं जो पोश इलाके हैं, अब ये उन इलाकों में भी हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं। और मसला ये है कि इस बीमारी की जो ट्रांसमिशन है, जो एक से दूसरी तक लगने की शरह है, वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अवेयरनेस है ही नहीं। लोग तो अब ये समझने लगे हैं कि जैसे टीबी का मर्ज जो है खैबर पख्तूनख्वा या पूरे पाकिस्तान में कहीं है नहीं है, और है भी तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी का मर्ज जो है, जो ज्यादा खांसता है 2-3 महीने तक, जो जिनको खांसी होती है, या इसके अलावा जो वजन उसका कम हो जाता है, पसीना आता है रात को, या भूख नहीं लगती, या गर्दन में सोजन होता है, या तकन होता है, या ये सब टीबी की मर्ज की अलामात हैं। इन अलामात के साथ जो मरीज होता है, ये दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है कि इस मरीज में ये अलामात है, तो वो खुद को बचा सकते हैं। इसमें पहले तो ये होता था कि माजी में लोग बर्तन तक अलग कर देते थे और स्टिग्मेटाइजेशन हो जाती थी, लेकिन आजकल जो नई रिसर्च है उससे साबित हो गया है कि नहीं, बर्तन में पीने से, इस किस्म के उससे कोई ये बीमारी लाक नहीं होती, सिवाय एक जरिया है, और वो ये है कि किसी की खांसने से या छींकने से, जो छींकते हैं वो शख्स भी पड़ती है, या वो इनहेल करता है, सांस के जरिए वो खींचता है, तो उससे वो टीबी जो है एक से दूसरे तक मुंतकिल हो जाती है। तो यूं एक घरों में मुंतकिल हो जाती है एक से दूसरे में, और जो मुख्तलिफ किस्म के जैसे भी इलाके हैं, अगर उस इलाके में वो मरीज मौजूद होता है और वो इसमें एहतियात ना करे, तो ये मुंतकिल हो जाता है, एक से दूसरे तक आसानी से ये मर्ज मुंतकिल हो जाता है। लेकिन मसला यह है कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, आगाही बिल्कुल ना होने के बराबर है। जब आगाही नहीं होती तो नई नस्ल को टीबी के मर्ज से तो मुमताज, इसके सद्देबाब का आखिर हल क्या है? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो कहा जाता है मोस्टली कि इलाज नहीं हो पाता, फंडिंग नहीं होती जी इतनी हमारे पास। यहाँ फंडिंग भी हो रही है हुकूमत की जानिब से, आपने बताया कि मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है। फिर मजीद ऐसे कौन से इकदाम हैं जो करने चाहिए ताकि इस मर्ज को रोका जा सके? सबसे पहला हल जो इसका है वो ये है कि आगाही होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं, कोई मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कोई ऐसी आगाही का प्रोग्राम हो कि हर बंदे को पता चल जाए कि टीबी की अलामात क्या है। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं या जो क्लिनिक्स हैं उसमें इस किस्म के मरीज आए तो सबसे पहले टीबी का टेस्ट करवाया जाए। टीबी की टेस्ट पर कोई पैसे नहीं लगते, उनको डिस्पेंसरी भेजा जाए, उधर से वो टेस्ट करवा ले। उसके बाद अगर उसी टीबी नहीं है तो दीगर इलाज उसके क्लिनिक में भी उसका जारी रखा जा सकता है। लेकिन अगर उसी टीबी है तो ये क्लिनिक में जो 1 महीना या 2 महीने जाया होने से वो उसके बच जाएंगे और वो फौरी तौर पर जो टीबी का मरकज है उधर से इलाज शुरू कर देगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो बड़े अस्पताल है वहां पे भी ये सहूलत मुहैया की जाए कि जो टीबी की टेस्ट का जो टेस्ट है वो हर अस्पताल और हर क्लिनिक में मुफ्त किया जाए। तो उससे ये होगा कि कम से कम जो नए मरीज आते हैं वो उनकी बर वक्त तशखीस हो सकी है। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि इनका मुफ्त इलाज भी होता है, मतलब मर्ज की तशखीस के लिए भी कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है, लैब्स की भी कमी है शायद इस हवाले से? नहीं, लैब्स मौजूद हैं। जो टीबी के मराकज हैं वहां पे इस मकसद के लिए जो लेबॉर्ट्रियां मौजूद हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और स्टैंडर्ड की लेबॉर्ट्रियां हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें इलाज से पहले इसके सद्देबाब पर तवज्जो देनी होगी। अब एक दफा एक मरीज उसको टीबी लाक हो जाए तो उसका इलाज तो शुरू हो जाता है, वो तो कोई मसला नहीं है। उससे अगर और लोगों को मुंतकिल हो जाता है तो वो एक काबिल तशवीश बात है। लेकिन क्यों ना हुकूमत कोई ऐसा अमल अपनाए कि इस मरज की रोकथाम के लिए कोशिश की जाए और मतलब ये बीमारी जो है वो लाहक होने से पहले ही इसको रोका जाए। इस किस्म के इकदाम बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। किसी को टीबी के बारे में इब्तिदाई तौर पर कोई कुछ पता नहीं है, किसी को टीबी का मर्ज लाहक हो जाता है तो उसे पता नहीं है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन की साइड पर यहाँ पे कोई किसी किस्म के इकदाम नहीं हो रहे हैं, न हुकूमती सतह पे हो रहे हैं, न आवाम की सतह पे कोई आगाही मौजूद है और न हॉस्पिटल की सतह पे कोई इस किस्म का कोई प्रोग्राम मौजूद है। जो टीबी प्रोग्राम मौजूद भी हैं कम से कम उनको भी जवाबदेह होना चाहिए कि उनसे ये पूछा जाए कि आपको लगता है कि इसकी आगाही के लिए कोई ऐसी वर्कशॉप्स का इनेकाद करना चाहिए ताकि लोगों को इस मामले में बताया जा सके कि ये कितना गंभीर मामला है? फरजाना, जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये गरीबों की बीमारी है तो वर्कशॉप्स जो हैं उसमें गरीब नहीं आते, उसमें आम लोग नहीं आते। वर्कशॉप्स इसका हल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फंड्स का ज़िया है। इसका वाहिद हल यह है कि हॉस्पिटल्स की सतह पे, कम्युनिटी की सतह पे इस बीमारी के बारे में लोगों को बताया जाए कि इसकी अलामात क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। इब्तिदाई तौर पर तो यह है कि इससे बचने के बारे में लोगों को बताया जाए, वो वर्कशॉप से मुमकिन नहीं है। और दूसरी जो इसकी आगाही है वो ये है कि जब एक बार आपको टीबी की अलामात
इल्ज़ामात आप में ज़ाहिर हो तो सबसे पहले किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने से पहले या किसी बड़े अस्पताल में जाने से पहले चाहिए है कि वो शख्स अपने करीबी टीबी के मरकज में पहुंच जाए और वहां पे ये इलाज करे। बिल्कुल, देखा जाए मुमताज तो टीबी एक सीरियस सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, ये मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत की जानिब से कोई इसमें हेल्प आउट नहीं की जा रही, इसमें हेल्प भी की जा रही है, मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है, फंडिंग भी प्रॉपर है, लेकिन मसला फिर वहीं पे आ रहा है कि आगाही नहीं है। आगाही ना होने की वजह से ये मर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसकी रोकथाम अभी करनी बहुत जरूरी है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन जी। तीसरा मामला है कर्ज का। महकमा फाइनेंस पंजाब की जानिब से पिछला कर्ज वापस ना करने के बावजूद 8 कंपनियों को दोबारा से कर्ज देने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के साथ लाहौर समेत 6 बड़े शहरों की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज ने पिछले कर्जे वापस नहीं किए, मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से उनको दोबारा कर्जा जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ सरकारी दफातर के लिए किराए पर ली गई इमारतों के लिए भी इजाफी रकम जारी की गई है। इस पर मजीद बात करें, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं नवाज संगरा। नवाज, कौन दरिया दिल लोग हैं जो कर्ज पर कर्ज दिए जा रहे हैं, पहले तो ये बताएं हमें। देखें, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से जो है ये कर्ज दिए गए हैं और अहम बात ये है कि जब रूल्स मौजूद हैं जिनमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि जब किसी कंपनी को कर्ज देना है तो उससे पहले जो पिछला कर्ज उसको दिया हुआ है वो वापस होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो 2 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उसके साथ साथ 6 शहरों की जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हैं, उनकी जानिब से ना तो पिछला जो कर्ज था वो वापस किया गया और उसके बावजूद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से उनको नया कर्ज जो है वो जारी किया गया। जो 2 बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, जिसमें एक पंजाब है और दूसरी जो है वो फैसलाबाद स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है, इनको बारी जो है वो कर्ज दिया गया। हालांकि ये कंपनीज जो हैं इनका मोटिव जो है वो बहुत अच्छा है, इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो बिज़नेस डेवलप करना है, मगर उसके बावजूद ये उस मकसद में जो है वो फ़िलाप नज़र आती हैं। इन्होंने नौकरियां पैदा करनी हैं। इनको जब बनाया गया था तो मकसद ये था कि पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। अगर पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट मैनेजमेंट कंपनी की बात की जाए तो उसके नीचे जो है वो 8 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं ताकि मुख्तलिफ शहरों में जो है वो इंडस्ट्रीज़ जो है उनको लगाया जाए और एक तरफ तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो फले फूलेगी और दूसरी जानिब लोगों को जो है वो उन शहरों में रोजगार मुहैया होगा। ठीक है। जिनमें कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क है, उसके अलावा बहावलपुर इंडस्ट्रियल जोन है, इसके साथ साथ विहाड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके अलावा बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट है, रहीम यार खान है, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसके अलावा मुल्तान है और सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जहां पर इस कंपनी का जो है वो ऑफिस मौजूद है, जहां पर इसके तमाम जो ओहदेदारान हैं ये इस बोर्ड के नीचे जो है ये कंपनी चलाई जाती है और इनको वहाँ से बैठ कर जो है वो रन किया जा रहा है। तो इन जो इंडस्ट्रियल जोन है या इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पर अभी भी सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी नहीं है, ना वहाँ पर जो है वो कारोबार डेवलप नहीं हो सके। आप देख रहे हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है आज भी वो जो है वो ज़बोहाली का शिकार है, वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकी, लोगों ने कारोबार की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी और जो इस कंपनी का काम था उसने लोगों को मोटिवेट करना था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वहाँ पर कारोबार करवाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बावजूद ये कंपनी जो है ये सरकार से कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है और खुद कुछ करने से जो है ये अभी तक कासिर दिखाई दे रही है। जो ऑडिट रिपोर्ट है, नवाज, हमने अभी अपनी स्टोरी में ये जिक्र किया कि सरकारी दफातर के लिए किराए पर ली गई इमारतों के लिए भी इजाफी रकम जारी की गई है, तो क्या तरीका कार है सरकारी दफातर के लिए किराए पर बिल्डिंग लेने का? अच्छा, इसमें रूल्स जो है वो मौजूद है, पंजाब डेलीगेशन ऑफ पास रूल्स 2017, जिसके मुताबिक अगर किसी अकोमोडेशन के लिए ज़रूरत होती है किसी सरकारी अफसर को अकोमोडेशन की, तो उसमें सबसे पहले जो उसका स्केल है उसको मद्देनज़र रखा जाता है कि क्या वो जो अकोमोडेशन ले रहा है, जो घर ले रहा है या जो बिल्डिंग ले रहा है उसके स्केल के मुताबिक है या उसका स्केल छोटा है और वो बड़े स्केल के लिए जो है वो किसी घर को हायर करना चाहता है और इजाफी पैसे जो है वो डिमांड कर रहा है। दूसरी उसमें शर्त ये होती है कि अगर आपने किराया पर कोई
बिल्डिंग लेनी है वो किसी सरकारी दफ्तर के लिए ही हो, तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है कि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से जो किराए का अंदाज़ा लगाया जाता है उससे ज़्यादा किराए पर आप बिल्डिंग नहीं ले सकते रेंट पर। अगर ज़्यादा किराए पर आपने ली है तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो मुख्तस करदा अंदाज़ा था उससे ज़्यादा आपने अगर किराए पर बिल्डिंग लेनी है तो आपको रेंट रीजनेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो पेश करना होता है। और तीसरी चीज़ जो C&W डिपार्टमेंट है जिसने तमाम मामला जो बिल्डिंग्स हैं उनको देखना होता है, उनसे आपने एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है कि क्या वहाँ पर वो डिपार्टमेंट आपको क्लियर करता है कि आप उनके पास जो है वो आपके दफ्तर के लिए बिल्डिंग नहीं है। अगर वो सर्टिफिकेट देता है तो आप जाकर एक जो प्राइवेट बिल्डिंग है उसको रेंट पर ले सकते हैं। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई कि दो जो बड़े महकमे हैं जिसमें एक प्रोविंशियल डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट है और दूसरा जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है उसको जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का लगाया गया अंदाजा था उससे 50 लाख रुपए जो है वो ज्यादा पे किए गए, जबकि जो दूसरा प्रोविंशियल डायरेक्टर लोकल फंड है उसको 1,53,00,000 रुपए के जो है वो इजाफी फंड दिए गए। लेकिन जब उनका ऑडिट किया गया तो उसमें ये बात सामने आई कि जो उन्होंने एक रेंट रीजनेबिलिटी सर्टिफिकेट पेश करना था जिसमें ये एक रीजन देनी थी कि ये वजह है, ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का लगाया गया अंदाजा है इसके मुताबिक हमें जो है वो बिल्डिंग नहीं मिल रही, हमें जो है वो ज्यादा फंड्स चाहिए, हमने कोई बड़ी बिल्डिंग लेनी है। नवाज, क्या वजह है सरकारी दफातर के लिए इमारतों की कमी को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है? फिर इसमें सबसे बड़ी अहम वजह जो है वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है। हमारे पास सूबे की बेतहाशा जो है वो ज़मीन भी है और हमारे पास फंड्स भी हैं, लेकिन उस ज़मीन पर बिल्डिंग्स जो है वो नहीं बनाई जा रही। उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि रेनोवेशन की मद में जो है वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक बिल्डिंग पर जो है वो अरबों रुपए जो है वो रेनोवेशन पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नई इमारतें जो हैं वो नहीं बनाई जा रही। उसमें शायद कोई किकबैक्स का चक्कर होता है या ब्यूरोक्रेसी के कोई अपने मफादात होते हैं। गवर्नमेंट जो है वो जब भी काम करने लगती है तो ब्यूरोक्रेसी अपनी रीजंस उसमें पेश कर देती है और उसके नतीजे के तौर पर पंजाब में जो है वो नई इमारतें जो हैं वो नहीं बन सकी। अब कुछ इमारतें जो हैं वो बनाई जा रही हैं, कुछ पुरानी को गिरा कर मल्टी स्टोरीज बनाई जा रही हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो है वो जो इमारतों की कमी आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को देख लें, उसको 10 साल से ज़्यादा अर्सा जो है कायम किए हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी जो है वो बिल्डिंग नहीं बन सकी। आप जेल रोड से जीवार की तरफ जाते हैं तो 3 से 4 इमारतें जो है उन्होंने रेंट पे ले रखी हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो रेंट पर इमारतें लेनी पड़ेंगी। और रेंट का मामला ये है कि वहाँ पर एक दो केसेस मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं कि वो लोग जो है वो सरकारी वसाइल को नहीं देखते, वो ज़्यादातर ये देख रहे होते हैं कि हमने ये बिल्डिंग जो है ये रेंट पे लेनी है तो इसमें से अपने मामला जो हैं वो कैसे करने हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसमें ज़्यादा रेंट पर बिल्डिंग्स जो हैं वो हायर कर लेते हैं, जिसकी वजह से सरकार के खजाना पर वो लोग जो हैं वो बोझ बनते हैं और ऐसे कर्ज पर कर्ज लिया जाता है। नवाज, हमने जिक्र किया था 8 का, तो जरा वो 8 कंपनीज की डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर कर दें कि कौन सी 8 कंपनीज हैं जिन्होंने पिछला कर्जा तो वापस नहीं किया लेकिन नया कर्जा वो लेने बैठ गए हैं। अच्छा, इसमें पहले नंबर पर मैं पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी का जिक्र जो है वो पहले कर चुका हूँ। इस कंपनी के जिम्मे जो है वो 13 अरब 45 करोड़ रुपए के रकम जो है वो वाजिबुल अदा थी। जो ऑडिट रिपोर्ट अभी असेंबली में पेश हुई है उसके मुताबिक प्रीवियस वाला कर्जा है। तो जब इनके जिम्मे इतनी 13 अरब से जायद की रकम जो है वो वाजिबुल अदा थी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से इस कंपनी को दोबारा से 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। होना यह था कि पहले वाली रकम जो है वो वापस करते, जो पहले वाला कर्ज उन्होंने लिया हुआ था उसके बाद उनको दोबारा जो है वो कर्जा दिया जाता, लेकिन उन लोगों ने जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट इतना अमीर है कि वो कर्ज पे कर्ज दिए चला जा रहा है और पूछता भी नहीं है यार पिछला कर्जा कहाँ गया। देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फंड्स की कमी नहीं है, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार का बिजनेस है तो उसमें सरकार के बेनिफिट को मद्देनजर रखने चाहिए। इन कंपनी से ये पूछना चाहिए कि आपको वसाइल दिए हैं, आपको एक चीज एस्टैब्लिश करके दी है, आपको चाहिए वहां से फंड्स जनरेट करें और खुद अपना ऑटोनोमस बॉडी खुद अपना बिजनेस करें। आप कर्ज लेने के लिए हमसे क्यों आते हैं? हाँ, एक चीज और कि अगर आपने कर्ज लिया भी है तो आपने क्या जो इंडस्ट्रियल जोन या इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया, वहां पर आज बिजनेस हो रहा है कि पाकिस्तान
ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब के लोग जो हैं उनको वहाँ पर रोज़गार भी मिले और वहाँ पर ऐसे कारोबार हों कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हों, जिससे मुल्क की नेशनल इकॉनमी को जो है ये फ़ायदा हो। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा तमाम जो हुकूमतें हैं उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा तशहीर की कि हम एक बड़ा मनसूबा लॉन्च कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियल, पंजाब को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं। लेकिन वो हब का जो ख्वाब है अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है, और जो कंपनियां एस्टैब्लिश की गई थी वो बजाय इसके कि कोई फंड जनरेट तो करें, शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं दे रहा नवाज। अभी तक तो सूरत हाल यही है, क्योंकि 13 अरब पहले उन्होंने देना था, 1 अरब उनको दोबारा जारी किया गया, और उन्होंने जो पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी उसने सिर्फ 45 करोड़ 20 लाख रुपए वापस किए, और उनके जिम्मे जो है वो तकरीबन 14 अरब रुपए अभी भी वाजिबुल अदा हैं जो उन्होंने कर्ज लिया था पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की रकम। नवाज आप हमें सुना रहे हैं, अब मजीद कितना, वो जो प्रीवियस वाला देना था वो तो अपनी जगह, वो तो अरबों में पहुंच गया, अब मौजूदा कितना कर्ज लिया है उन्होंने? अभी जो ऑडिट रिपोर्ट ये बता रही है कि अभी इनके जिम्मे टोटल जो है वो तकरीबन 14 अरब रुपए हैं। जब ये वापस करेंगे तो चीज़ें जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे। अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पंजाब असम्बली के वो इन मामलात को देखेगी कि ये कर्ज पे कर्ज जो है वो लिए जा रहे हैं लेकिन वापस क्यों नहीं किए जा रहे। इसके अलावा जो क्यों नहीं हो रहा नवाज, कोई पूछ क्यों नहीं रहा है फिर? ये तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की जिम्मेदारी है। अब गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट इन मामलात को जो है वो देखेगी। जब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश होंगी तो यकीनन इन मामलात को पूछा जाएगा और इस चीज़ पर जो है वो गौर किया जाएगा कि ये इसकी वजह क्या है, और यकीनन ये सवाल भी उनसे किया जाएगा कि आपने अब तक कितना जो है वो इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट किया है, कि पंजाब को जो इंडस्ट्रियल हब बनाना था आपने कितनी इंडस्ट्रीज जो है वो नई लगाई हैं, कितनी जो लगी हुई इंडस्ट्रीज हैं उनको आपने जो है वो बेहतर से बेहतर किया, और कितनी जो है वो हमारी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है वो अभी काबिल गौर हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है, उसके भी मामलात कुछ ऐसे हैं। ये 9 अरब 82 करोड़ 60 लाख रुपए इनके जिम्मे वाजिबुल अदा थे। दोबारा जो है इनको 2 अरब 3 करोड़ रुपए के कर्जे दिए गए, और वापस जो इन्होंने किया है वो महज कोई 1.5 अरब रुपए इन्होंने वापस किया, और 8 अरब 80 करोड़ जो है इनके जिम्मे भी वाजिबुल अदा थे कि आप इन्होंने भी जो है वो पैसे वापस नहीं किए। ये कंपनीज, ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, नवाज और दे दिया है, रिकवरी किस तरह से होगी? प्रीवियस वाला तो वापस नहीं किया है, रिकवरी का क्या लाया अमल इख्तियार किया जाएगा अब इन लोगों से? इन लोगों से, इन कंपनीज से जो है वो रिकवरी तो यकीनी बनानी चाहिए, क्योंकि स्टेट को पैसों की ज़रूरत है मुख्तलिफ काम करने के लिए, फलाई मंसूबे लॉन्च करने के लिए। लेकिन अगर ये कंपनीज भी इतना बड़ा पैसा जो है वो हजम करके बैठी रहेंगी और वापस नहीं करेंगी तो कैसे जो है ये मामलात आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं इनके ज़िम्मा भी बहुत ज़्यादा जो है वो कर्ज वाजिबुल अदा है। ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां आप देखती हैं कि लाहौर के अलावा मुख्तलिफ 6 बड़े शहरों की ये कंपनियां हैं जो सफाई कारी हैं। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आप देख रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा उन्होंने एक बड़ा इस पर एक हंगामी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि मुझे लाहौर जो है वो साफ़ चाहिए। एक तो उन्होंने इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई, इनका बड़ा अच्छा इकदाम था। उसके साथ साथ जो सफाई के मामला थे उनको उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से देखा कि सफाई होनी चाहिए, कहीं पर भी उनको जो है वो कूड़ा नज़र ना आए। और हमने देखा कि पंजाब के जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने इस पर भरपूर काम किया, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के सख्त अहकाम थे, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर हमने पिछले दौर में भी देखा कि कूड़ा जो है वो साल से पड़ा था और उन जगहों को साफ नहीं किया जा रहा, जिनकी वजह से बदबू और बीमारियां जो हैं वो फैल रही थी। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव था वज़ीर आला पंजाब का कि उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया और सफाई और इंक्रोचमेंट जो 2 बड़े अहम काम थे उनको किया। अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आप देखती हैं कि ये सफाई के मामलात में काफ़ी आपको एक्टिव नज़र आती है। तो इसके ज़िम्मे जो है वो पहले से 68 अरब 96 करोड़ रुपए जो है वो वाजिबुल अदा थे, जिसके बाद इनको 11 अरब रुपए जो है वो दोबारा जारी किए गए और 79 अरब रुपए जो है इनके ज़िम्मे अब जो वाजिबुल अदा हैं। तो ऐसी सूरत में आप देख लें कि जब ये कंपनियां, तमाम जो कंपनियां हैं इनको चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, इनको चाहिए कि ये अपने जो है वो वसाइल जनरेट करें ताकि ये सरकारी खजाने पर बोझ ना बने। अब पूछा नहीं जाता जो कर्ज आपने लिया उसको आपने कहाँ लगाया, आखिर इतना रेवेन्यू क्यों आप लोग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप फिर कर्ज से कर्ज लिए जा रहे हैं? देखिए, पूछा तो जाता है इनसे, लेकिन ये ऐसी रीजंस पेश करती हैं कि हमारे पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, तो
तो ऐसी सूरत में हमें जो है वो फंड्स की ज़रूरत है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत या फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको दोबारा से फंड्स जारी कर देता है। लेकिन एक टाइम होता है, अभी आपके पास नहीं 2 साल बाद, 4 साल नहीं, जब आपको 10-12 साल हो गए हैं उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं लेके आते जिससे आप अपने ज़रूरत के फंड्स जो हैं वो जनरेट कर सकें और आप सरकार के कर्ज पे गुजारा करते हैं, तो यकीनन तो इनको ये कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाती है नवाज के इतने अरसे के लिए हम आपको कर्जा दे रहे हैं, अगर आप नहीं वापस करेंगे तो उसके ऊपर कोई फाइन वगैरह भी होगा? टाइम लिमिट तो बिल्कुल होती है, लेकिन उसके बावजूद ये उससे जो एक मुकर्रर टाइम इनको दिया जाता है उसमें तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो कंपनियां हैं, खासकर ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां जो 6 बड़े शहरों की हैं, ये सरकार पर एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो बोझ हैं और ये अपने फंड्स जो हैं वो जनरेट करने से कासिर हैं। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के भी हालात कुछ ऐसे हैं, 13 अरब रुपए इनके जिम्मे वाजिबुल अदा थे, इनको 1 अरब रुपए जो है वो इजाफी दिए गए, मजीद कर्ज लिया गया और अब तकरीबन ये 14 अरब से जायद की रकम जो है इनके जिम्मे भी वाजिबुल अदा। इस तरह गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात की जाए तो उनके जिम्मे भी तकरीबन 3.5 अरब रुपए पहले से वाजिबुल अदा थे, वो भी उसने भी जो है वो 90 करोड़ उसको भी दोबारा जारी किए गए और अब ये भी तकरीबन 4.5 अरब रुपए के कर्ज पर जो है ये पहुंच चुकी है और इसका भी वापसी का कोई जो है वो प्लान नजर नहीं आता। इस तरह सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ये भी 2 अरब 6 करोड़ से जायद की जो है वो नादहिंदा है। बहावलपुर जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उस पर भी जो है 1 अरब 22 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो अभी वाजिबुल अदा। इस तरह फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसने भी 1 अरब 43 करोड़ जो है इसको पहले देखा जाए अगर इतना कर्ज वाजिबुल अदा होगा तो किस तरह से फलाही मंसूबों के लिए पैसा फिर बचेगा अगर इसी तरह से हम उनको कर्ज पे कर्ज देते चले गए। वैसे तो देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने बहुत से अच्छे काम किए हैं और आगे उनसे बहुत सी अच्छी उम्मीदें हैं। हम खास तौर पे उन्हें कहेंगे कि इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें और इन कंपनीज को थोड़ा सा जवाबदही के लिए तो तैयार करें कि भाई आपको जो कर्ज दिया गया है वो वापस करें ताकि हम वो फलाही कामों पर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।